नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंगेश मिश्रा। जो अभी तक आपने क्लास देखी वो पाषाण काल की क्लास चली थी। आज से कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत होगी। देखते हैं हम लोग कितना करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने से पहले 2-3 हेड्स हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कोई भी सभ्यता, मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी सभ्यता जब हम लोग पढ़ते हैं तो 2-3 हेडलाइंस रहती हैं, उन्हीं के अंतर्गत सब कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे किन किन हेडलाइंस के अंतर्गत पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता को हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका नामकरण, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण सही क्या होना चाहिए। क्या ये हड़प्पा सभ्यता ही नाम सही है या कुछ और होना चाहिए? तो नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से नाम सुझाए गए इतिहासकारों के द्वारा, कौन कौन से नाम अप्रोप्रिएट हो सकते हैं, कौन कौन से नाम ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए। दूसरा देखेंगे कि इसकी टाइमिंग क्या होगी, काल निर्धारण। काल निर्धारण। तीसरा देखेंगे हम लोग नामकरण, काल निर्धारण के बाद हम ये देखेंगे कि सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक सभ्यता का विस्तार है भारत के परिप्रेक्ष्य में, और उसके थोड़े बहुत हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारत के बगल वाले जो अन्य स्टेट हैं, खास करके अपना पाकिस्तान, अपना लगा देते हैं। मुझे कहीं ना कहीं आशा है कि कोई अच्छा व्यक्ति आया तो शायद पाकिस्तान अपना हो जाएगा। ज़्यादा मत सोचिए। हम लोग शुरू करते हैं। विस्तार में देख लेते हैं कि विस्तार में कौन कौन से देश इसके दायरे में आएंगे। विस्तार के बाद देखेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं जो इन क्षेत्रों के नज़दीक पाई गई, जिन नदियों की तलहटी में या उनकी घाटियों में इस सभ्यता के अवशेष देखने को मिले। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इनके मुख्य मुख्य नगर कौन से हैं। ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग देख लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, क्योंकि नगर के साथ हम उनकी संस्कृति को एक साथ ही देखते चलेंगे। क्या पाया गया, कैसे लोग रहते थे, उनके स्मारक कैसे थे, स्थापत्य में क्या क्या योगदान दिए, ये सारी चीज़ें। और साथ में लास्ट में हम पतन देख लेंगे। तो शुरुआत हम नामकरण से करते हैं। नामकरण क्या था, एक मिनट, सॉरी। नामकरण में हम देखते हैं कौन कौन से नाम इसके लिए बेहतर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो नाम बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रखा जाए, बेहतर रहेगा। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो तर्क दिया गया, वो तर्क ये दिया गया कि इस सभ्यता में जो पहला स्थल खोजा गया वो क्या था, हड़प्पा था। इसलिए इस पूरी सभ्यता का नाम क्या होना चाहिए, हड़प्पा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा नाम सुझाया गया कि सिंधु सभ्यता दे दिया जाए इसका नाम। विद्वान जब मेहनत करते हैं, कोई एक टर्म देते हैं तो लाखों उसके पीछे तर्क दे देते हैं कि नहीं मेरा ही बात सही है, मैंने जो सब नाम दिया है वही सही है। तो उसके पीछे उनके तर्क क्या थे, यही तर्क हम लोगों को देखना है। सिंधु सभ्यता जो उन्होंने अपना नाम सुझाया, इस सभ्यता का नाम सुझाया, सॉरी, तो उन्होंने सिंधु सभ्यता क्यों सुझाया, उन्होंने बताया कि जो इसके स्थल पाए गए मैक्सिमम सिंधु नदी के नज़दीक पाए गए, इसलिए इस सभ्यता का नाम कुछ और नहीं होना चाहिए, सिंधु सभ्यता होना चाहिए। कौन सी नदी, सिंधु नदी के नज़दीक। बताया कि सिंधु नदी के नज़दीक है या सिंधु नदी की घाटियों में पाए गए हैं। चौथा नाम बताया गया कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता बोल देते हैं इसको। थोड़ा सा उन्होंने अंतर दिखाया। उन्होंने ये बताया कि ऐसा करते हैं, अगर सिंधु सभ्यता केवल कहेंगे तो मामला पलट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो सिंधु नदी के नज़दीक नहीं पाए गए हैं, अन्य नदियों के नज़दीक पाए गए हैं। तो इन्होंने बताया, जो इनके समर्थक थे उन लोगों ने बताया कि कहीं ना कहीं है तो ट्रिब्यूटरी इसी की, सिंधु नदी की सहायक ही तो नदियां हैं। जो अन्य नदियां हैं, चेनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियां जो इनके किनारे नज़दीक में छोटे मोटे ये सभ्यता के स्थल या अवशेष वगैरह पाए गए हैं, ये कहीं ना कहीं इसी की घाटी में पाए जा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, इसका नाम थोड़ा सा ब्रॉड स्तर पर रख देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, यहाँ पर भी लोग सुन लिए, लेकिन थोड़ी बहुत और खुदाई हुई तो कुछ ऐसे स्थल मिलने लगे जिनका सिंधु नदी से कोई वास्ता ही नहीं था। महाराष्ट्र में भी इस सभ्यता के स्थल मिलने शुरू हो गए। तो लगा कि यार ये नाम भी सही नहीं है। तो बोला गया अब क्या नाम होना चाहिए। तो कुछ महोदय लोग आए, उन्होंने कहा नहीं, कांस्य युगीन सभ्यता बोल देते हैं।
तो कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए उन्होंने बताया क्योंकि इसी सभ्यता में पहली बार कांसे का प्रयोग देखने को मिला था। तो जिन जिन स्थलों से कांसे के उपकरण या औजार या उसके बर्तन वगैरह प्राप्त हुए, वहाँ पे तो कांस्य युगीन सही आ रहा था। लेकिन कुछ ऐसे भी मिले जहाँ पे कांसे का कोई यूज ही नहीं था, लेकिन सभ्यता उसी से मेल खा रही थी। लिपि, वहाँ के जो कल्चर थे, वहाँ के जो मतलब बर्तन वगैरह पाए गए, साथ साथ में वहाँ की जो बस्तियाँ पाई गई, सब लगभग मेल खा रही थी। तो लगा कि यार मिली तो है इस सभ्यता से, सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, लेकिन कांस्य सभ्यता इसको नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि हर जगह कांसा है नहीं। तो फिर समस्या आई कि अब क्या होना चाहिए। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, इसको ऐसा करते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति बोल देते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति। तो उनका जो तर्क था वो ये था कि इस सभ्यता में पहली बार नगरों का उद्भव देखने को मिला है, पहली बार यहाँ पे नगरों के बारे में जानकारी मिली है, पहली बार नगर देखे गए हैं। अब जब नगरों का उद्भव पहली बार हुआ है तो इसको सीधे इस पूरी सभ्यता को हम प्रथम नगरीय क्रांति भी बोल सकते हैं। लेकिन फिर बात लटक गई क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्थल मिले जहाँ पे नगरीय स्थिति थी ही नहीं, ग्रामीण स्थिति थी, लेकिन चीज़ें मेल खा रही थी इसी सभ्यता से। तो फिर समस्या आई, अब क्या नाम दिया जाए। तो बैक टू बैदास फिर पीछे आ गए कहे अब ऐसा करते हैं, कुछ नहीं करना है, इसका नाम सबसे बेहतर यही रहेगा, हड़प्पा सभ्यता रख देते हैं। इस सभ्यता का पहला स्थल यही था जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली थी, उसके बाद इस सभ्यता के अन्य स्थलों का पता चला। तो इसलिए कुछ भी नाम नहीं देना है, यही नाम सुझाना है। और सारे के सारे विद्वान बाद में एकमत हो गए और इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता सबसे एप्रोप्रिएट रहा और उसी को आगे लेकर चला गया। तो ये तो सभ्यता के नामकरण की बात हुई। अब बात आती है तिथि निर्धारण या कालक्रम। तिथि निर्धारण या कालक्रम। अब दूसरा टास्क था कि इस सभ्यता की उम्र क्या है, ये कब से लेकर कब तक जारी रही या प्रचलन में रही, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो हम लोग तो खैर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन उस समय बड़ा द्वंद्व का माहौल था। उस समय जितने भी पुरोधा लोग थे अपने अपने विषय को लेकर, वो अपने अपने वाक्यांश हमेशा डेली के डेली देते रहते थे कि नहीं ये इस तरह होना चाहिए, ये इस तरह होना चाहिए। इसमें दो बड़े नाम हैं। पहला नाम तो आता है सर मार्टिमर व्हीलर का, मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने कहा कि जो इस सभ्यता की डेटिंग है वो करीब 2500 BC से लेकर 1500 BC तक होनी चाहिए। उसका तर्क उन्होंने सुझाया। उसका तर्क उन्होंने ये सुझाया कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो रिश्ता था अन्य सभ्यताओं से वो बड़ी दूर दूर तक था। इनके जो विदेशी उपनिवेश वगैरह हुआ करते थे या इनका जो व्यापार हुआ करता था वो अन्य सभ्यताओं से जुड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि मेसोपोटामिया में एक राजा होता था जिसका नाम था सारगांव। उसने अपने यहाँ एक अभिलेख लगवाया है जिसे सारगांव का अभिलेख भी बोला जाता है। इस अभिलेख में उसने कहा है, इस अभिलेख में उसने बताया है कि हमारे यहाँ से दिलमुन, माकन और मेलुहा के लोग व्यापार करते हैं। समझिए बात को। सारगांव के अभिलेख में लिखा मिलता है कि हमारी सभ्यता से या हमारे यहाँ से दिलमुन, माकन और मेलुहा के लोग व्यापार करते थे। तो इसका मतलब है उस समय ये व्यापार ज़्यादा फल फूल रहा था, मतलब अपनी एक्सट्रीम पे था, अपनी चरमावस्था पे था जिस समय वो ये बात रख रहा है। और ये बात जब रख रहा है उसकी कार्बन डेटिंग वगैरह देखी जाती है तो 2350 के आसपास आती है वो अभिलेख। तो इसका मतलब इससे भी थोड़ा और पीछे इस सभ्यता की जो चीज़ें थीं वो देखने को मिल रही थी, या ये कह सकते हैं कि इस डेट से पहले ही ये लोग वहाँ पर व्यापार करने पहुँच चुके थे। फिर बाद में उस राजा ने देखा होगा व्यापार बड़ा प्रखर तरीके से चल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसने अपने अभिलेख में एंट्री करवा दी उसकी। तो जब 2350 ये है तो सर मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि ये लगभग 200 साल पीछे और निकल जाओ लेकर, इस सभ्यता के फलने फूलने का जो समय रहा होगा वो 2500 BC रहा होगा। साथ ही साथ वो एक और इसकी जो लास्ट एंडिंग वाली पोजीशन है वो ये बताते हैं
कि जब वैदिक युग की स्टार्टिंग होती है, वैदिक सभ्यता की स्टार्टिंग होती है, जिसको बताया जाता है 1500 BC के आसपास, वहाँ पर इसकी एंडिंग को बताया गया है कि जब ये एंड हुई उसके बाद वैदिक सभ्यता की स्टार्टिंग हो जाती है। तो इसकी जो लास्ट अवस्था होगी, या कह सकते हो सबसे लास्ट डेट होगी, वो करीब 1500 BC के करीब में पड़ेगी। और जो पुरानी अवस्था है, मतलब इस अवस्था की जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट वाली जो डेट है, वो लगभग 2500 BC पड़ेगी। तो ये सर मॉर्टिमर व्हीलर का था। 2500 BC से लेकर 1500 BC के बीच में ये सभ्यता फली फूली। साथ ही साथ में रेडियो कार्बन डेटिंग का अपना अलग ही रोल है, वो तो आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि वो बड़ा विश्वसनीय रहता है, क्योंकि वो वही चीज़ दिखाता है जो उसको ऑब्जर्वेशन में प्राप्त होता है। क्योंकि केमिस्ट्री है, उसके ऊपर तो उंगली ही नहीं उठा सकते भाई, साइंस है। तो जब साइंस के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते तो उसकी बात तो सुन ही सकते हैं। उन्होंने बताया है कि 2350 से लेकर 1750 BC तक, दोनों BC हैं, बिफोर क्राइस्ट तक ये सभ्यता फली फूली। तो इसके काल निर्धारण में यही दो डेट ऐसी हैं जो लगभग एक दूसरे से मेल भी खा रही हैं, नज़दीक भी मिल रही हैं, और इन्हीं दोनों डेट के ऊपर सारा का सारा दारोमदार है, खास करके हड़प्पा सभ्यता का। तो ये तो था काल निर्धारण की समस्या का निदान। अभी तक आपने क्या देखा? नामकरण और काल निर्धारण। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि इनका उद्भव कहाँ से हुआ। क्या ये यहीं के थे या कहीं बाहर से आ गए? अगर बाहर से आ टपके तो कहाँ से आए, ये भी देखना है। सभ्यता का उद्भव, इसके बारे में भी दो मत हैं। अभी बताऊंगा कैसे। एक मत कहता है नहीं ये यहीं के हैं, तो उनको बोल दिया जाता है स्वदेशी उद्भव के मत के नज़दीक वाले हैं, स्वदेशी उद्भव। और दूसरा, कुछ लोग इसके समर्थक नहीं है, जो विरोध में है, वो कहते नहीं विदेशी उद्भव है, विदेशी उद्भव के समर्थक। देखते हैं दोनों लोगों ने कौन कौन से तर्क दिए स्वदेशी या विदेशी के उद्भव से लेकर। अब सभ्यता चूंकि फली फूली, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से तो थी ही, चाहे वो यहीं की रही हो चाहे बाहर से आई हो। अगर कुछ लोगों ने कहा नहीं बाहर से आई, तो उनके पहले तो ये जानना है कि उन्होंने कौन से तर्क दिए होंगे जिससे ये बात सिद्ध होती है कि ये यहाँ की नहीं थी, बाहर की थी। याद रखिए, जो इसके पोषक हैं, समर्थक की बात करें अगर इतिहासकारों की, तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, अगर भारतीय समर्थक हैं तो जाहिर सी बात है वो सारे भारतीय इतिहासकार होंगे। अगर विदेशी समर्थक हैं तो इसका मतलब वो भारतीय इतिहासकार नहीं है, वो कहीं ना कहीं यूरोपीय इतिहासकार होंगे या विदेशी इतिहासकार होंगे। आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था, जो इतिहास लेखन परंपरा रही है उसमें जो साम्राज्यवादी परंपरा वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास को नीचा दिखाने का हमेशा प्रयास करते थे। तो यहाँ पर भी वो चीज़ें सामने देखने को मिलेंगी। अगर ये बात सच है कि हड़प्पा सभ्यता यहीं की थी, फिर भी इन लोगों ने ये मत दिया कि नहीं ये विदेशी उद्भव के सभ्यता है, यहाँ पे बाद में आकर प्रकट हुई है, तो इसका मतलब है वो लोग ज़बरदस्ती हमारे ऊपर आरोपित करते हैं कि आपकी सभ्यता कुछ नहीं थी, आप लोगों के अंदर कोई भी रेनेसां वाली पोजीशन नहीं थी, ये सारी चीज़ें आपने यूरोपियों से सीखी है या किसी अन्य देशों से सीखी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन्होंने तर्क क्या दिए। जो विदेशी को हम पहले देख लेते हैं। विदेशी उद्भव का जो तर्क था, इस तरफ लिख देते हैं, विदेशी उद्भव का जो तर्क था वो तर्क ये था कि बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान प्रांत आज के पाकिस्तान की बात है, बलूचिस्तान प्रांत में कुछ चबूतरे देखने को मिले हैं। और वो चबूतरे ऐसे हैं जो नीचे की तरफ तो काफ़ी चौड़े हैं लेकिन ऊपर की तरफ धीरे धीरे पतले होते जाते हैं। तो इसको बताया गया कि ये चबूतरे जो हैं वो कहीं ना कहीं मेसोपोटामियाई सभ्यता की जिगुरत की नकल है, क्योंकि जो वहाँ के जिगुरत हैं, जिगुरत जो है मेसोपोटामिया सभ्यता में कहा जा सकता है, मंदिरों को जिगुरत कहा गया है। तो ये बताता है कि जो जिगुरत हैं मेसोपोटामिया के, उनकी नकल हैं जो बलूचिस्तान में चबूतरे देखने को मिले हैं। और एक छोटे से इसी नमूने के चक्कर में उन्होंने बड़ा सा व्याख्यान दे दिया। उन्होंने कहा कि ये सभ्यता मेसोपोटामियाई सभ्यता की परिणति है, वहीं के लोग यहाँ पे आए, बस गए
और फले फूले बाद में इसे एक नई सभ्यता का रूप दे दिए, या यहाँ पे अपनी भरमार, अपने मतलब पूरे वंशजों की भरमार कर दिए और यहाँ पे कई सारी चीज़ें देखने को मिली। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं यार, जो भारतीय बैठे थे वो क्या चुप बैठते? उन्होंने कहा अच्छा तो तुमने विदेशी उद्भव के मत में ये तर्क अगर रखा है कि चबूतरे जो हैं जिगुरत के समान है, तो मैं तर्क कटाक्ष में दे रहा हूँ। उन्होंने बताया कि अगर जिगुरत और चबूतरे मेल खा रहे हैं तो याद रखिए मेसोपोटामियाई सभ्यता में जो उनकी लिपि है वो कीलाकार लिपि है। लिपि समझ रहे हैं ना, लिपि और भाषा मैंने पहले ही बता दिया था। तो उन्होंने कहा अगर ये दोनों मेल खा रहे हैं और हमारी सभ्यता मेसोपोटामियाई सभ्यता से मेल खाती है, तो इसका मतलब है उनकी जो लिपि कीलाकार लिपि है वो हमारे यहाँ भी देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि है वो क्या है? चित्राक्षर लिपि है, जिसे अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका। मतलब चित्र भी हैं और अक्षर भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो जब यहाँ की लिपि चित्राक्षर है, वहाँ की लिपि कीलाकार है, तो दोनों में एक दूसरे की जो भाषा शैली थी या कम्युनिकेशन जो मतलब उनकी लिपियाँ थीं, वही एक दूसरे से बहुत बड़ा अंतर रखती हैं। जब दोनों में ही अंतर है तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक लोग तो नहीं थे। फिर दूसरा ये तर्क देते हैं कि मेसोपोटामियाई जो जीवन था, वहाँ की जो बस्तियाँ थी वो बेतरतीब बसी हुई हैं, कहीं एक घर इधर है, कहीं एक घर इधर है। लेकिन जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, इसके जो बस्ती देखने को मिलेंगी आपको, वो सारी की सारी बस्ती एक निश्चित विन्यास में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, ग्रिड सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे कोई ग्रिड वाला सिस्टम है ही नहीं है। यहाँ देखने से ऐसे लगता है जैसे एक आर्किटेक्ट होता था उस ज़माने में, कोई नक्शा वगैरह पास करता था फिर घर बनाए जाते थे, जैसे आज के ज़माने में महानगरों वगैरह में देखने को मिलता है, उस तरीके से वहाँ की कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा था ही नहीं मेसोपोटामिया में। तो इसका मतलब है मेसोपोटामियाई लोग नहीं थे ये लोग कोई दूसरे थे, चाहे वो यहीं के हों या बाहर से आए हों, लेकिन मेसोपोटामियाई कतई नहीं थे। अब चूंकि विदेशी उद्भव के मतों का जो समर्थन का एक ही तरीका था, या इन लोगों का जो तर्क था वो एक ही था, ये चबूतरे और मेसोपोटामिया को ये लेकर चले थे, तो इन लोगों का तो मत सीधे ही कैंसिल हो गया। दूसरी चीज़ ये भी उन्होंने बताया था, जो भारतीय थे उन्होंने बताया कि जो मेसोपोटामिया में है वहाँ पे सफाई की व्यवस्था पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे मेन फैक्टर है सफाई को लेकर वो बहुत अवेयर थे। वहाँ की नालियों में आपको दिखेगा नरमोखे वगैरह मिले हैं, मैनहोल, और सारी की सारी नालियाँ ढकी हुई हैं। मतलब सफाई पे तो इतना बेहतर ध्यान दिया गया है जितना आज मोदी जी ने सोचा था। जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन में उन्होंने परिकल्पना की थी, उससे भी बेहतर तरीके से वो लोग पहले से ही इसे स्थापित कर चुके थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनके ये विदेशी उद्भव वाला मत तो कैंसिल हो जाता है। तब बात आई कि भाई डिबेट चल ही रहा है, तो अब बता दो स्वदेशी अगर उद्भव के आप समर्थक हो तो आपका तर्क क्या है? आप कौन से तर्कों के आधार पर ये सिद्ध करते हैं कि ये स्वदेशी हैं, यहीं के लोग हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं? तो स्वदेशी उद्भव के मत में जो तर्क दिए गए उनको भी देख लीजिए। इन्होंने बताया कि जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, खास करके बीकानेर जिला, वहाँ पे पहले एक सोथी संस्कृति चलती थी। उस सोथी संस्कृति में कई ऐसी चीज़ें देखी गई जो बाद में हड़प्पाई स्थलों में कॉमन दिखती थी। और सोथी संस्कृति के बारे में कंफर्म हो चुका है कि वो यहीं की संस्कृति थी, वो पहले कहीं दूसरी जगह की नहीं थी, क्योंकि ये प्राक हड़प्पाई है, मतलब हड़प्पा से पहले की। जब ये प्राक हड़प्पाई स्थल है और इस संस्कृति में वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो आपको बाद में हड़प्पा में भी देखने को मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से कनेक्ट है। क्या थी चीज़ें जानिए। सोथी संस्कृति में जो मृदभांड देखने को मिले हैं, उन मृदभांडों के ऊपर पीपल के पत्ते की आकृति बनाई गई है, ठीक है। और इस पीपल के पत्ते की आकृति आपको दोनों जगह देखने को मिलेगी। सोथी संस्कृति में तो थी ही थी, ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है, लेकिन यही चीज़ बाद में आपको हड़प्पाई सभ्यता में भी देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब है ये इसमें कॉमन चीज़ दिखी। दूसरी चीज़ क्या थी कि जो सोथी संस्कृति थी उसके मृदभांड के ऊपर जो रस्सी के निशान देखने को मिले वो आपको कालीबंगन मृदभांडों पर भी देखने को मिल जाएंगे। और कालीबंगा क्या है? हड़प्पा स्थल खंड है। तीसरी चीज़ क्या थी?
तीसरी चीज़ थी जो इनके मृदभांड थे वो गोलेदार थे, नीचे मतलब टिकाने के लिए एक स्पेशल संरचना दी जाती थी मिट्टी की, और वो संरचना खास करके और साथ में ये जो कणे होते थे, ये दोनों संरचना आपको दोनों जगह दिखाई देती हैं, सोथी संस्कृति में भी और हड़प्पाई संस्कृति में भी। तो उन्होंने कहा कुछ और नहीं था, सोथी संस्कृति जो चल रही थी वही बाद में अपने चरम अवस्था में हड़प्पा संस्कृति के रूप में परिणित होती है, और कुछ नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। हालांकि इस पे बहुत सारे विद्वान बाद में एक मत भी हो गए, और ये सभ्यता के जो स्रोत का मामला था, उद्भव का मामला था, वो स्वदेशी पर ही आके टिक गया। ठीक है, अब हम लोग तीसरे टॉपिक पे आ जाते हैं जो चर्चा का विषय है इसमें, इस संस्कृति को लेकर, सभ्यता का विस्तार। सभ्यता का विस्तार। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक कहाँ तक ये सभ्यता पाई गई, ये देखना है। तो हम थोड़ा मैप पे आ जाते हैं। ये क्षेत्र आपका तो जाना पहचाना है, 370 की वजह से ज़्यादा हाईलाइट हो गया, सभी लोगों के दिमाग में होगा। इस क्षेत्र में जो मांडा स्थल है चेनाब नदी के पास, मांडा, यहाँ से लेकर महाराष्ट्र में दैमाबाद तक, इधर आपके उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में एक जगह है हिंडन नदी के पास, आलमगीरपुर, यहाँ से लेकर बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में एक जगह है सुतकांगेडोर, ये दास्क नदी के पास है, दास्क नदी के किनारे। तो ये ऐसे छोर हैं जो एकदम लास्ट तक पहुंचाते हैं। हालांकि अब और भी खुदाई हो रही, हड़प्पाई स्थल धीरे धीरे ये कहा जा सकता है हड़प्पाई सभ्यता जो थी वो आज भी विकास कर रही है। ऐसा नहीं विकास कर रही है, लेकिन हम लोग खोज रहे हैं नई नई चीज़ें, रोज़ नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही जो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए अब हड़प्पाई स्थलों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अब ये जो मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर और सुतकांगेडोर वाला कंसेप्ट था, ये भी अब लगभग पुराना हो चुका है, इसके आगे भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी किताबों में यही दिया जा रहा है और आपके सिलेबस में भी यही चल रहा है। तो आपको ये रट के रखना है कि मांडा जो है वो सबसे उत्तरी स्थल था और जो दैमाबाद है वो सबसे दक्षिणी स्थल है। मांडा जो है चेनाब नदी के पास है, दैमाबाद जो है वो प्रवरा नदी के किनारे है। ठीक है, आलमगीरपुर जो है वो मेरठ में हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है, जैसे रन पिक्चर में छोटी गंगा बोलता है वो। तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर और सुतकांगेडोर जो है वो दास्क नदी के किनारे है। तो इस तरीके से इसका जो सभ्यता विस्तार है वो दूसरे देशों तक देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो लंबाई है इसकी 1300-1600, ये लंबाई आपकी मिलेगी 1600 किलोमीटर दोनों क्षेत्र, ये 1300 किलोमीटर दोनों क्षेत्र। तो सभ्यता विस्तार के बाद अब हम लोग बात करेंगे कि इस हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से ऐसे नगर थे जो चर्चा के विषय रहे, और कौन सबसे बड़ा नगर था या इनका नगर विन्यास कैसा था, इन सारे मुद्दों पे। तो सबसे पहले तो नगर विन्यास ही देख लेते हैं। अभी बात हो भी चुकी है इसके बारे में। नगर विन्यास में जो पहली खासियत थी वो यही थी कि इनके सारे के सारे घर या पूरा का पूरा नगर अगर देखा जाए तो वो 2 टीलों में बटा रहता था। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं इसके, 2 ठीकरे पाए जाते थे। एक तो पश्चिमी टीला रहता था, दूसरा पूर्वी टीला रहता था। ऐसे कह सकते हैं, इस तरह से है। तो ये हिस्सा जो है पश्चिमी है, ये पूर्वी है। पश्चिमी टीला थोड़ा छोटा होता था, मतलब इसकी जो रेडियस होती थी वो कम होती थी अपेक्षाकृत पूर्वी से। पूर्वी टीले की जो रेडियस है, क्षेत्र विस्तार, वो ज़्यादा था इसकी अपेक्षा। ये थोड़ा ऊंचाई पर रहता था, ये थोड़ा सा नीचे रहता था।
और इसको दुर्गीकृत किया जाता था, इसको गैर दुर्गीकृत रखा जाता था। ये कॉमन चीज़ है, बता रहा हूँ, ये सब जगह आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ अपवाद जो हैं उनको छोड़कर, अपवादों को भी अभी बताएंगे। तो इसमें अब ये बात आती है सामने कि पश्चिमी टीले को दुर्गीकृत क्यों किया जाता था, छोटा क्यों होता था, ऊंचाई पे क्यों होता था। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है। पश्चिमी टीले में जब दुर्गीकृत है ये टीला पूरा का पूरा, दुर्ग का मतलब है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। इसका मतलब है यहाँ पे कैसे लोग रहते होंगे, संभ्रांत लोग रहते होंगे, उन लोगों का स्टेटस अपेक्षाकृत इनसे ज़्यादा अच्छा रहा होगा, तभी तो ऐसी जगहों पे वो रह रहे हैं जहाँ पे उनके लिए सुरक्षा प्राचीर है, थोड़ा ऊंचा है। लेकिन याद रखना कि कोई भी सभ्यता हो या कोई भी समाज हो, वहाँ पर संभ्रांत लोगों की संख्या बहुत कम होती है। तो जब संभ्रांत लोगों की संख्या कम है तो जाहिर सी बात है इनकी रेडियस भी छोटी ही होगी, कम क्षेत्र में ही सब लोग सिमट जाते थे। जो जनता जनार्दन होता है, जो सर्वहारा वर्ग होता है, या इनसे निकृष्ट वर्ग जो था उसकी संख्या ज़्यादा रहती थी, तो इनका जो टीला था ये काफ़ी बड़ा होता था। ठीक है, अब जो अलग अलग इसके अपवाद हैं उनकी बात छोड़ दी जाए तो कॉमन यही होता था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। दूसरी इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या होती थी नगर विन्यास में, जो इनका पूरा का पूरा नगर है वो ग्रिड सिस्टम पे काम करता था। ग्रिड सिस्टम पे ही पूरा का पूरा बसावट देखने को मिलेगी। ग्रिड सिस्टम पे क्या होता था, ग्रिड सिस्टम पे, ग्रिड सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पे जितनी भी सड़कें हैं सब एक दूसरे को समकोण पे काटेंगी, और जो घर बनाए गए थे वो सब क्या थे, सड़कों के किनारे तो थे, लेकिन उनका मेन डोर जो होता था सड़क के पीछे होता था, मुख्य सड़क के पीछे। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, अब कारण ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन कॉमनली ये तो ज़रूर जान सकता हूँ। जैसे आज के ज़माने में आपने देखा होगा जो महानगर हो, जैसे आप मान लीजिए अपनी सिटी में ही देख लीजिए, जो ओल्ड वाला है, ओल्ड सिटी की बात करिए तो वहाँ पे देखेंगे कि छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ हैं और गेट उनका जो है वो मतलब इसी गली के सामने है, तो अपने घर की चारपाई निकाल के गेट के किनारे ही बैठ जाएंगे, रोड जाम किए वो बैठे हैं। खैर ये तो कारण जो है वो किसी काम का नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेन कारण जो वही था कि जब रोड के किनारे उनके घर के मतलब मेन दरवाजे खुलेंगे तो वहाँ पे धूल वगैरह आने के चांसेस रहते थे, साथ साथ में एक्सीडेंट या किसी को देख ना ले। उस समय चूँकि पर्दा व्यवस्था टाइप की इस तरह की एक्सट्रीम चीज़ें भी देखने को मिलती थी, तो इसलिए वो लोग पीछे की तरफ अपने गेट वगैरह बनाए होंगे। साथ ही साथ प्रत्येक घर में एक आंगन होता था, चारों तरफ से 3-4 कमरे होते थे, हर एक आंगन में एक रसोई घर और एक स्नानागार। ये 2-4 चीज़ें ऐसी थी जो कॉमन रहती थी, हर जगह देखने को मिलती हैं। मैक्सिमम घरों में आपको कुएं भी देखने को मिल जाएंगे। जो कुएं होते थे वो मैक्सिमम घरों में मिलते, मतलब सभी घरों में तो नहीं मिलते थे, लेकिन ऑलमोस्ट सभी घरों में थे, 2-4 को छोड़कर। ठीक है, तो कुआं भी मिल जाता था। सफाई की व्यवस्था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर तरीके से उनको जो उनके घर का जो मतलब सीवेज होगा वो किसी नाली से होकर मुख्य नाली की तरफ जाएगा, उस नाली में पकी हुई मिट्टी की ईंटें लगी रहेंगी। अच्छा, नालियों में पकी ईंटें और घरों में कच्ची ईंटें, इसके पीछे कारण क्या होगा? कारण यह होगा कि भाई नाली में हर समय पानी निकलना है, अगर कच्ची ईंट लगा दी जाएगी तो वो गल के गायब हो जाएगी, इसलिए पकी ईंटें लगाई जाती थी कि नाली का पानी आराम से बेहतर तरीके से निकल जाए। और यहाँ पे बीच बीच में नरमुखे वगैरह होते थे, मैनहोल, जिससे वो सफाई कर सके। तो इस तरीके से इनका नगर विन्यास बड़ा ही अद्भुत हुआ करता था और नगर नियोजन प्रणाली भी बड़ी अद्भुत हुआ करती थी। अब चूंकि समयाभाव में ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाऊंगा, अगले नेक्स्ट वीडियो पे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग लगे रहिए, आराम से इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।